हाय फ्रेंड्स। आज बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है ये हमारा यानी कि 4 होने वाला है। इससे पहले जो है हम 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। हम वही प्रश्न करवाए हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम में जो वो पूछा हुआ प्रश्न है और आगे भी पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है। और आपके पास टाइम जो बहुत कम बचा हुआ है, पढ़ना वही है जो कि एग्जाम में पूछा जाए, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चले गया होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि बिहार से पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले जो आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है कि माइक्रो तरंग में रंग की कोटि होती है, यानी कि माइक्रो तरंग में रंग की कोटि जो ये कैसी होती है ये बताना है। देखो माइक्रो तरंग में यानी कि तरंग दैर्घ्य की कोटि जो है ना ये क्या कहते हैं, मिलीमीटर है। क्या है इसका, मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हम बात करें कि माइक्रो तरंग की खोज जो है किसने किया है, तो ये हटरज ने किया था। किसने किया था, ये हटरज ने किया था। माइक्रो तरंग की खोज जो है ये हटरज ने किया था। और इसे लघु रेडियो तरंग भी कहा जाता है, इसे भी याद रखना। और इसकी हम क्या कहते हैं, आवृत्ति की बात करें तो इसकी आवृत्ति जो है 10 का पावर 10 से 10 का पावर 8 हर्ट्ज के बीच में जो है होती है। और इसका उपयोग जैसे कि क्या कहते हैं, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, टेलीफोन में, मतलब इस तरीके मतलब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि केपलर की ग्रह गति के तीसरे नियम के अनुसार सूरज से मध्यम दूरी r किस प्रकार की परिक्रमण काल में t से परिवर्तित है, ये बताना है। तो केपलर के ग्रह की गति के तीसरे नियम के अनुसार सूरज से मध्यम r मतलब क्या कहते हैं, परिक्रमण काल t से यानी कि निम्न अनुसार परिवर्तित होता है। कि ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, और केपलर के तीसरे नियम के अनुसार किसी ग्रह का परिक्रमण काल t का वर्ग यानी कि उस ग्रह के सूर्य से माध्यम दूरी और r जो होता है वो घन के समानुपाती होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर की, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। देखो ध्वनि की प्रबलता जो है ये आयाम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, यह जो है आयाम पर निर्भर करता है। और ध्वनि का वह गुण जिसके कारण कोई ध्वनि यानी कि मंद या तेज सुनाई देता है उसी को हम लोग ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। ठीक है, और प्रबलता आयाम के बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है, और घटने से घटता है। और ध्वनि की प्रबलता स्तर को व्यक्त करने के लिए फोन मात्रक का प्रयोग किया जाता है, इसे भी याद रखना। ठीक है, और ध्वनि की प्रबलता जो है ये ध्वनि की तीव्रता के साथ जो है बढ़ती है। और ध्वनि की तीव्रता जो होती है ये क्या कहते हैं, ध्वनि ऊर्जा पर निर्भर करता है। ठीक है, और ध्वनि की तीव्रता को मतलब जो है ना क्या कहते हैं, तो मतलब ध्वनि की तीव्रता या स्तर बेल या डेसिबल में मतलब इसे जो है मापा जाता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। डेसिबल में इसकी मतलब किस में मापा जाता है, तो इसको जो है डेसिबल में मापा जाता है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 4 नंबर की, किसी पिंड पर जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, किसी पिंड पर जिसका द्रव्यमान जो है वो 5 किलोग्राम है और 40 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, यानी कि न्यूमेरिकल का प्रश्न है। ठीक है, तो बताइए। देखो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर की हम बात करें तो ये 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखो त्वरण की हम बात करें तो यानी कि बल कितना दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि बल की हम बात करें तो बल जो है टोटल यानी कि न्यूटन, यानी कि बल कितना है, 40 है। यानी कि 40 यानी कि त्वरण हम निकालेंगे तो यानी कि त्वरण बटा और बल बटा द्रव्यमान यानी कि 5 हो जाएगा, 40/5 हो जाएगा। यदि इसको हम भाग देंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि 5 किलोग्राम के एक पिंड पर 10 सेकेंड तक इनकी 100 न्यूटन का बल लगाने पर कितना
कितना वेग जो है उत्पन्न होगा ये बताना है। फिर है ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है, ठीक है। तो वो 5 किलोग्राम के एक पिंड पर यानी कि 10 सेकेंड तक यानी कि 100 न्यूटन का बल लगाने पर यानी कि 200 मीटर पर सेकेंड का वेग जो है उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। तो वो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है यानी कि आवेग। आवेग क्या होता है, यानी कि आवेग किसके बराबर होता है, ये संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके लिए यदि हम बल आवेग मतलब क्या कहते हैं, इसका यदि हम फॉर्मूला निकालेंगे वेग के लिए तो क्या हो जाएगा, यानी कि बल हो जाएगा, देख सकते हैं बल हो जाएगा, यानी कि सूक्ष्म समय हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, सूक्ष्म समय, ये डायरेक्ट आप समय भी लिख सकते हैं। उसके बटे में क्या हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान हो जाएगा, यानी कि मास, ठीक है, ये द्रव्यमान हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम निकालते हैं तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, यानी कि टोटल का कितना था 100, बल कितना था 100 का, और टाइम यानी कि कितना था 10 का, ठीक है, बटे हो जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा। अब यदि इसमें हम 5 भाग देंगे, यानी कि 5 से देंगे 2 बार चला जाएगा, यानी कि 2 से 100 हम गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर की, किसी तरंग का संचरण न्यात्मक भी कहलाता है, किसी तरंग का संचरण न्यात्मक कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है। देखो किसी तरंग का संचरण जो है न्यात्मक, उसी की मतलब कोणीय, उसकी कोणीय तरंग संख्या भी कहलाता है, तरंग संख्या भी जो है कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और तरंग की आवृत्ति का मतलब मात्रक जो ये हर्ट्ज या प्रति सेकेंड होता है, ठीक है, इसे भी याद रख लेना है, ठीक है। और तरंग दैर्घ्य को यानी कि लैम्डा, यानी कि लैम्डा के द्वारा जो इसे सूचित भी किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर की, दाब एक अदिश राशि है, क्योंकि बताइए यह दाब एक अदिश राशि है क्यों है। देखो दाब एक अदिश राशि होता है क्योंकि यह जो है ना अभिलंब बल के घटक और क्षेत्रफल का अनुपात होता है, तथा यह चुने गए यानी कि क्षेत्रफल की आकार पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और पृथ्वी से ऊंचाई के बढ़ने पर दाब घट जाता है, और दाब जो होता है ना क्षेत्रफल के घटने से बढ़ जाता है। और क्या कहते हैं, सुई जो नकुला होता है वो तलवार चाकू की धार तेज बनाई जाती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है। देखो जब श्वेत प्रकाश जो है वायु से कांच में प्रवेश करती है तो लाल रंग के प्रकाश की चाल इसमें सर्वाधिक होती है, क्या होती है कि लाल रंग की प्रकाश क्या होती है, सर्वाधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और प्रकाश की चाल जो होता है ये लाल रंग के लिए सर्वाधिक होता है, और सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य जो होता है ये लाल रंग के लिए ही होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य के अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, और जिस रंग का प्रकीर्णन जितना कम होता है वह उतना ही अधिक दूरी तक मतलब चमकती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर न्यूमेरिकल प्रश्न है कि 60 वाट का एक बल्ब, ठीक है, 60 वाट का एक बल्ब जो है प्रतिदिन यानी कि 10 घंटा जलता है, तो एक माह में मतलब 30 दिन बिजली व्यय होगी, यानी कि कितना खर्च होगा, ये कितना यूनिट ये बताना है। देख सकते हैं कि 60 वाट का एक बल्ब है, ठीक है। तो हम बात करें तो किलो वाट घंटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किलो वाट घंटा हमको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम वाट यानी कि वाट इंटू घंटा इंटू दिनों की संख्या कर देंगे, निकल जाएगा। वाट गुना घंटा, घंटा वो गिना क्या हो जाएगा, दिनों की
संख्या लिख सकते हैं हम, ठीक है। लिख लिखे दिनों की संख्या, उसके बटे में 1000 से क्या करना है, 1000 यानी कि 1 यूनिट बराबर 1000 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, यानी कि वाट 60 वाट है। और घंटा कितना है, तो 10 घंटा है। और दिनों की संख्या कितना है, तो ये 30 है। इसमें क्या करना है, 1000 से आपको भाग देना है, 1000 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 0 0 खत्म, ये 0 ये 0 खत्म, ये 0 ये 0 खत्म। टोटल यानी कि 6 या 18 यूनिट कितना हो जाएगा, ये जो 18 यूनिट जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर की, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 10 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब में पानी की वास्तविक गहराई होगी, वास्तविक गहराई होगी। देखो क्या कहता है कि जब स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई मतलब 18 मीटर प्रतीत होती है, यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी कि 4/3 है तो तालाब में पानी की वास्तविक गहराई कितना होगा, यानी कि हम बताएं तो इसका सही आंसर जो ये 24 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये जो है 24 मीटर हो जाएगा। लेकिन अपवर्तनांक के लिए एक फॉर्मूला होता है कि वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। क्या होता है, देखो अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि वास्तविक गहराई, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और आभासी गहराई को ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप करेंगे यानी कि वास्तविक गहराई कितना है, यानी कि 4 है, लिख सकते हैं, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि आर, यानी कि सॉरी क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये तो मतलब म्यू के लिए निकल गया, ठीक है। तो कुछ समझो, ये क्या निकल गया, ये म्यू के लिए निकल गया। अब बता रहा है कि सापेक्ष अपवर्तनांक कितना था, यानी कि 4/3 था, जैसा कि आपको प्रश्न में दिख रहा होगा, ये 4/3 था। और ये कितना था, यानी कि आर का मान तो मालूम नहीं था, यही तो हमको निकालना है वास्तविक गहराई। और आभासी गहराई यानी कि ए का मान तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप जो है वर्ज गुना कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि वर्ज गुना करेंगे यानी कि नीचा नीचा पहले तो कट जाएगा, कट सकता है ना, हाँ ये सॉरी 18 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि 3 से काटेंगे 18 को, कितने बार में कटेगा, 6 बार में, और ये गुना हो जाएगा 6 चौका 24 हो जाएगा, यानी कि 24 मीटर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न 11 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उभय मतलब अपघटन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। देखो यह उभय अपघटन अभिक्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इस अभिक्रिया में आयनों का विस्थापन होता है, क्या हो रहा है कि आयनों का विस्थापन हो रहा है, और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को मतलब विस्थापित करे और खुद जुड़ जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर की, BHC यानी कि गैमेक्सिन है। देखो BHC यानी कि गैमेक्सिन का सूत्र होता है यानी कि ऑप्शन बी यानी कि C6H6C16, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो इसे बेंजीन हेक्सा क्लोराइड या क्या कहते हैं, लिंडेन भी कहते हैं, ठीक है। और यह जो होता है ये ऑर्गेनोक्लोरीन, क्या है, ऑर्गेनोक्लोरीन और हेक्साक्लोरोसाइक्लिन का एक मतलब मतलब क्या कहते हैं, आइसोमर होता है, और यह कृषि कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। यहाँ जूं और स्केब के लिए यानी कि औषधीय उपचार के रूप में इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बेंजीन का रासायनिक सूत्र जो होता है वो C6H6 होता है, ठीक है। और बेंजीन की खोज जो ये माइकल फैराडे ने किया था, इसे भी याद रखना, बेंजीन का खोज जो किसने किया है, ये माइकल फैराडे ने किया है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है आपको 13 नंबर की, ठोस ऑर्गन में परमाणुओं को एकत्रित कर रखने का कार्य करते हैं, मतलब कौन करता है। देखो ठोस ऑर्गन में परमाणुओं को एकत्रित करने का कार्य जो ये वांडर वाल बंद करता है, कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो है
हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। देखो, जब पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है, जब पदार्थों की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो दो या दो से अधिक अणु या यौगिक एक दूसरे के क्या होता है, निकट आता है, तो इस प्रकार बंध का निर्माण होता है, जो कि क्या होता है, संपर्क क्षेत्र में बढ़ने के कारण होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वांडर वाल बंध कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बना बंधन आयनिक बंध कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ये आयनिक बंध कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बना बंधन को सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट को भी याद रख लेना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि कोलोहाइड्रिकनों द्वारा टिंडल प्रभाव दिखाया गया है, मतलब दिखाया गया है, इसका कारण क्या है, ये बताना है आपको। देखो, कोलाइडिक कणों द्वारा टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जब कि प्रकाश की किरणें को किसी कोलाइड के कणों से यानी कि गुजारा जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रकाश का पथ जो होता है वो दिखाई देता है, और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। और प्रकाश का मार्ग में पड़े धूलकण या जल यानी कि बूंदों के कारण इसका मतलब बिखराव जो है प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की, हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है। देखो, जब क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है ये अन्य तत्वों के साथ मतलब संयोग करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग करना और ग्रहण करके और साझेदारी करके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोजन प्रथम वर्ग का तत्व होता है, और यह क्षार धातु और हेलोजन दोनों की भांति व्यवहार करता है। हाइड्रोजन का संकेत जो होता है ये H। ठीक है, और हाइड्रोजन के 3 प्रमुख समस्थानिक यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर की, संक्रमण धातुएं किस कारण की प्रायः अणुचुंबकीय होती है। देखो, संक्रमण धातुएं जो होता है ये मतलब क्या कहते हैं, अणुचुंबकीय होता है, क्योंकि इनके कक्षों में एक या अधिक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है हो जाएगा। और डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु कहते हैं, और ये तत्व वर्ग 3 से 12 तक पाए जाते हैं, और ये सभी तत्व जो होता है एक से अधिक संयोजन प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए, मतलब ये कैसा आवरण है, मतलब किससे मतलब ये बनना है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इसका ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। देखो Na2SO3 मतलब 2O3 में सल्फर का ऑक्सीजन संख्या कितना है, प्लस का 2, कितना है, प्लस का 2 है। और Na2SO4 और O6 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो ये प्लस का 2.5, कितना है, 2.5 है, क्योंकि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, अतः Na2SO2 और O3 का ऑक्सीकरण मतलब हुआ है। और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन में संयोग होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन की संख्या में कमी होती है। तो ठीक है, जैसा कि आप समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर की, लेड नाइट्रेट के उष्मीय विघटन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। देखो, लेड नाइट्रेट के उष्मीय विघटन द्वारा क्या कहते हैं, PbO यानी कि PbO NO2 तथा O2 गैस का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लेड नाइट्रेट का यह विघटन जो है ये 878 फ़ारेनहाइट का पर होता है, इसे भी अच्छी तरह से याद रखना है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 को कि भूरा गैस भी कहते हैं, और यह विषैली गैस होती है। ठीक है, तो इस सभी फैक्ट को याद रख लेना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 19 नंबर। देखो, H2G प्लस Cl2G यानी कि डैश है। ठीक है, उसके बाद 2HCl प्लस X कैलोरी, मतलब इस अभिक्रिया में जो है ना HCl की संभाव्यता उष्मा जो होता है ये X/2 होता है। क्या होता है, X/2 होता है, क्योंकि देखो 2HCl बनाने पर मुक्त उष्मा कितना हो जाएगा, ये X होता है। और I
वो सॉरी क्या कहते हैं 1 HCl बनाने का मुक्त ऊष्मा जो होता है ये X/2 हो जाता है, क्योंकि HCl को म्यूरिक अम्ल कहते हैं और यह जठर रस में होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर की, वर्गिकी के पिता किसे कहा जाता है? वर्गिकी का पिता जो है किसे कहा जाता है? देखो वर्गिकी का पिता जो है ये किसे कहा जाता है? तो ये कैलोडस लिनियस को कहा जाता है, कैलोडस लिनियस को कहा जाता है। कि ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अरस्तु को जीव विज्ञान का जंतु या जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसको? अरस्तु को कहा जाता है, कि ऑप्शन नंबर डी वाला को। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर की, पौधों की लंबाई बढ़ता है, कि पौधों की लंबाई कैसे बढ़ता है? देखो शीर्ष अस्त वियोजक के द्वारा जो है पौधों की लंबाई जो है ये बढ़ता है। कि ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 22 नंबर कि कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग जो है यह पादप कोशिका में जो है बिल्कुल नहीं पाया जाता है? देखो क्या कहते हैं सेंट्रियोल पादप कोशिका में जो है नहीं पाया जाता है। कि ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर धागे की तरह मतलब क्या होता है, तो एक तारक यानी कि रश्मियां दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं इसमें जो मतलब क्लोरोफिल के मतलब हेड में Mg पाया जाता है जो प्रकाश का अवशोषण करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि वह स्थिति जिसमें रक्त कणिका संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और वह अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती है तो क्या कहलाता है? ये बताना है। देखो वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती है, तो मतलब इसकी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो है हो जाएगा ल्यूकीमिया। क्या हो जाएगा? ल्यूकीमिया। देखो ल्यूकेमिया में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या जो है ये बढ़ जाती है और यह रक्त कैंसर है। ठीक है, और ल्यूकोपेनिया में WBC की मात्रा जो होती है ये कम हो जाती है और WBC के निर्माण की प्रक्रिया को मतलब जो है ना कहा जाता है, क्या कहते हैं ल्यूको मतलब पोएसिस कहा जाता है और ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 24 नंबर की, ज्वाला कोशिका होती है, यानी कि ज्वाला कोशिका जो एक ऐसी कोशिका होती है, ज्वाला कोशिका जो ये कैसी कोशिका होती है? तो कुछ ज्वाला कोशिकाएं जो होती है उत्सर्जी अंग का कार्य करता है। कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जी। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्सर्जी। देखो यह क्लास प्लेटी हेल्थ में का प्रमुख लक्षण होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि ATP है, यानी कि ATP जो है क्या है? ATP क्या है? ATP देखो ATP जो है ना एक उच्च ऊर्जा सहित यानी कि फास्फेट बंध का एक अणु होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ATP का वास्तविक रूप यानी कि एडिनोसिन यानी कि ट्राइफॉस्फेट होता है और यह ऊर्जा या उच्च ऊर्जा यानी कि फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं जो कि ये प्रोटीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और 16% नाइट्रोजन से बना होता है। ठीक है, देखो ATP को क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, और ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से यानी कि 38 कितना ये 38 ATP। ठीक है, 38 ATP ऊर्जा मुक्त होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 26 नंबर की, किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को कहते हैं? खाद्य श्रृंखला को कहते हैं। तो वो किसी जंतु की मृत्यु से आरंभ हुई खाद्य श्रृंखला को जो है अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो अपरद खाद्य श्रृंखला का आरंभ जो है ये मृत जंतु की कार्बनिक पदार्थ से होता है और इस खाद्य श्रृंखला के जंतु अकार्बनिक पोषक तत्वों का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हाँ, इसमें जो है सहजीविता से दो जीव एक दूसरे से क्या होता है? संबंधित होता है, जिसमें प्रत्येक जीव को लाभ होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर की, यूनेस्को की अमूर्त यानी कि सांस्कृतिक यानी कि विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है। देखो यूनेस्को की आप क्या कहते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कुंभ मेला मतलब क्या होता है सूचीबद्ध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुंभ मेला। और कुंभ मेला को 2017 में यूनेस्को की मतलब जो है ना अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो शामिल किया गया है। कब किया गया है, इसे जो 2017 में जो इसे शामिल किया गया है। ठीक है। और कुंभ मेला जो है प्रति वर्ष के अंतराल में प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और प्रबंधक और उज्जैन में होता है। और कुंभ मेले की शुरुआत आदि यानी कि शंकराचार्य ने किया था। ठीक है। और हरिद्वार और प्रयागराज में 6 वर्ष के अंतराल पर को क्या कहते हैं अर्ध कुंभ का आयोजन होता है, तो इसे भी याद रख लेना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर की, फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है। देखो फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है, यानी कि फिलोलॉजी के अंतर्गत जो है भाषा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भाषा का अध्ययन किया जाता है। तो भाषा शास्त्र यानी कि फिलोलॉजी का अंतर्गत भाषा की उत्पत्ति यानी कि स्वरूप, विकास आदि के वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा किया जाता है। और खोपड़ी का अध्ययन जो होता है ये क्रेनियोलॉजी कहलाता है। क्रेनियोलॉजी कहलाता है खोपड़ी का अध्ययन, इसे भी अच्छी तरह से याद रखना है। और चट्टानों का अध्ययन जो है ये पेट्रोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन जो होता है ये पेट्रोलॉजी कहलाता है। और खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो खोपड़ी का अध्ययन की क्रेनियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। और औषधि का अध्ययन जो है ये फार्माकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 29 नंबर की, मेनेची यानी कि शिंबुन किस देश का समाचार पत्र है। देखो मेनेची शिंबुन जापान का समाचार पत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जापान का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न जो है सुमेलित करना है, बताइए कौन सा गलत है कौन सा सही है। देखो अग्नि की उड़ान यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम सही सुमेलित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ये तो सही है। उसके बाद और हम बात करें कि अग्नि की उड़ान कलाम साहब की आत्मकथा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर की हम बात करें तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और हम बात करें कि ये एपीजे अब्दुल कलाम ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, इसे अच्छी तरह से याद रख लेना है। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 31 नंबर की, कंबाला कहीं जाने वाली वार्षिक भैंस दौड़ जो एक उत्सव है यह किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है। किस भारतीय राज्य में जो है यह मनाया जाता है। देखो कंबाले भैंस दौड़ कर्नाटक का उत्सव है। कहाँ का है ये, कर्नाटक का, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक का। ठीक है। देखो पंजाब में जैसे होता है, जैसे पंजाब में होली सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, लेकिन पंजाब में यह त्योहार होला मोहल्ला के नाम से प्रसिद्ध होता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, श्री राखी पूर्णिमा उड़ीसा की सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, उड़ीसा का और पंजाब का बता ही दिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि लावेर कप संबंधित है, यानी कि लावेर कप जो ये किससे संबंधित है। देखो लावेर कप जो होता है ये टेनिस से संबंधित होता है। ठीक है, किससे संबंधित है, यह जो है टेनिस से संबंधित है। लावेर कप जो है यह टेनिस से संबंधित है। और लावेर कप जो है ऑस्ट्रेलिया यानी कि दिग्गज टेनिस खिलाड़ी यानी कि रॉड लावेर के नाम पर जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था।
भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है किसने दिया था? देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है गांधी जी ने दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी। देखो, ये 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हुई थी। लेकिन बम्बई के ग्वालियर टैंक से भाषण देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया गया था और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के अधीन इनकी सुबह में सही महत्वपूर्ण नेता को कैद कर लिया गया था, जिसमें 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर झंडा फहराते हुए 7 क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। और 1942 के आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के जंगल में आजाद दस्ता की स्थापना की गई थी। और 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा महाराष्ट्र की कांग्रेस यानी कि कार्य समिति की विशेष बैठक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय लिया गया था। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर की, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक जो है ये किसे माना जाता है? देखो, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक जो ये बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि हम इसकी डेट की बात करें तो 1713 से लेकर के 1720 ईस्वी के बीच में। ठीक है, और ये बालाजी विश्वनाथ जो है ये चित्तपावन ब्राह्मण थे। क्या था? ये चित्तपावन ब्राह्मण थे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, और 1708 ईस्वी में साहूजी महाराज ने इन्हें सेनाकर्ता बनाया था। ठीक है, और क्या कहते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठा और अफगानी के बीच में हुआ था। ठीक है, ये सभी फैक्ट को याद रख लेना है। और पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठों का भारी पराजय हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 35 नंबर की, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? देखो, मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई थी। ठीक है, पानीपत की प्रथम युद्ध में हुई थी। लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब हुआ था? ये 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध जो है इसे 1556 में हुआ था। इसे भी याद रखना है। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ था, जिसमें विक्रमादित्य, हेमचंद्र और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जो है विजयी हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये मराठा अफगान के बीच में हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक है, और प्लासी का युद्ध जो है ये 17 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। और प्लासी नदियां जीरा में भागीरथी नदी तट पर अवस्थित है। और तालीकोटा का युद्ध, ये तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था, ठीक है, ये 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। और इस युद्ध में विजयनगर राज्य का पतन हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर की, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष किया था? देखो, गुजरात में अहमदाबाद जिला में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था। 1916 ईस्वी में। ठीक है, साबरमती, देखो, ये आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा यानी कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया था। और 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के साथ यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। और 1917 ईस्वी में गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में नील की किसानों के लिए किया था। और 1918 ईस्वी में गांधी जी अहमदाबाद ट्रेड यूनियन स्थापना की, जो भारत में वास्तविक प्रथम ट्रेड यूनियन माना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर की, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है किसने किया था? देखो, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो ये महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? इसे जो है महात्मा गांधी ने किया था। और हरिजन पत्रिका गांधी जी के द्वारा जो है निकाली गई थी। और दलित को हरिजन गांधी जी के नाम से दिया गया था। ठीक है, और हरिजन के भारत में सबसे बड़े नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
अगला प्रश्न, गांधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब मतलब प्रकट हुई? तो गांधार कला की सर्वोत्तम कृतियां जो ये कुषाण काल में के सामने आई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कुषाण काल में। ठीक है, तो वो मौर्य कला में मुख्यतः अशोक के शिलालेख और क्या कहते हैं गुफा लेख आते हैं, और मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा लकड़ी का राज प्रसार बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर की, मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? मद्रास जो है यह किस दुर्ग के साथ जो है संबंधित है? देखो, सेंट जॉर्ज दुर्ग मद्रास में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है हो जाएगा। देखो 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डी ने क्या कहते हैं मद्रास नगर की स्थापना की और सेंट जॉर्ज के किला का निर्माण भी किया था, और फोर्ट विलियम का मतलब कलकत्ता में है, इसे भी याद रखना है। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? ये कोलकाता में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो अगला प्रश्न जो कि आज के यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।